जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 12 तक सेट हम लगा दिए हैं, तो जो व्यक्ति नहीं लगाए वो जाकर के वो सेट लगा सकते हैं। और चलते हैं सेट नंबर 13 का हम क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है पहला कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। इसमें से सदिश राशि हमें चूज करना है। इसमें 3 जो होंगे वो अदिश राशि हैं और बाकी 1 हमें चूज करना है, वो सदिश राशि कौन से हैं। तो इसमें सदिश राशि आप देखेंगे चाल प्रवणता जो है वो क्या है, सदिश राशि है। और ये बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, ये अदिश राशि है। ये आपका अदिश राशि है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे आप दरोगा का, चाहे किसी का भी, तो एक क्वेश्चन जरूर आपका रहता है इस टाइप का कि सदिश राशि कौन है या अदिश राशि कौन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिर करता है। तो ये आपका कौन करता है, तो ये आपका शैवाल करता है। दूसरा का सी आंसर, शैवाल आपका करता है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा करता है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, किस चीज़ का, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो ये आपका अंगनाशय के द्वारा होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। तीसरा का बी आंसर। चौथा नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में जो नहीं पाया जाता है वो आपका आंसर है आपका यूरासिल। यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। चौथा का डी आंसर। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। तो ये आप देखेंगे हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है मानव का रक्त लाल हो जाता है। अगर आप देखेंगे हमारे शरीर में तो ब्लड हमारा जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्रीन टाइप का, लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो वो आपका देखेंगे कि वो रेड हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए 5वां का ए आंसर। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो उसमें जो है कौन सी लिपि लिखी जाती थी, वो आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें देखते हैं 6ठा नंबर कर रहा है कि पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। जैसे हम लोग पहले दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो 6ठा का सी आंसर है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष कौन है। प्रथम बौद्ध संगीति पूछ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483, 383, 255 और पहली सदी, इस तरीके से ये 4 बौद्ध संगीति हुए थे। तो वही पूछ रहा है जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष आपके कौन थे। आइए देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन था। तो महाकश्यप थे। पहला जो है महाकश्यप थे। 7 नंबर का सी आंसर है। अगला तो इसमें आप देखेंगे चेन्नई का जो बंदरगाह है वो आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये बल्कि कृत्रिम बंदरगाह है। ये कौन सा है, तो कृत्रिम बंदरगाह आपका है चेन्नई का। तो ये 8 नंबर का सी हो जाएगा। 9 नंबर ये क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोड की नीति का जनक माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोड की नीति वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। 9 नंबर का सी आंसर। 10 नंबर पूछ रहा है वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। वामपंथी जो होते हैं वो बिल्कुल गर्म दल के नेता होते हैं, तो उनके द्वारा जो होते हैं निर्मित किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, वो कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1939 ईस्वी में किया गया था। 10 नंबर का सी आंसर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्न में से किस क्षेत्र से स्थित है। जो विश्व में मछली उत्पादन, तो सबसे पहले आप ये देखिए मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा जो करता है वो कौन सा देश करता है। तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन देश है, और उसी में बोल रहा है कि आपका जो है कि बेसिकली कि इसमें महत्वपूर्ण ग्रांड
महत्वपूर्ण जो है वो ग्रांड बैंक जो है वो कौन से हैं? तो इसका आंसर आपका देखेंगे बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र जो है वह क्या है? महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ये कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और देश पूछ रहा है। तो आपका पंपास, यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना में है। जो पंपास जो है वो कहाँ? अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ये आपका अर्जेंटीना में है। तो यहाँ पे देख लेते। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है वेल्ड जो है कहाँ पे पाया जाता है? वेल्ड जो है आपका ये आपका जो पाया जाएगा, वेल्ड जो आपका पाया जाएगा वो देख लेते हैं। वेल्ड पाया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद है पुस्ताज जो है ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये हंगरी में पाया जाएगा। पुस्ताज जो है हंगरी में पाया जाएगा। और आपका केंटजरी जो है वो कहाँ है? केंटजरी आपका है न्यूजीलैंड में। केंटजरी न्यूजीलैंड में है। तो आप एक बार को हम मिला देते हैं आपको फिर से। केंटजरी आपका कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और पुस्ताज जो है हंगरी में घास का मैदान है। और वेल्ड जो है वो कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में। पंपास जो है अर्जेंटीना में। तो इसका आंसर देखेंगे पहला का 3 है। तो पहला का 3 आपका बी आंसर दिख रहा है। पहला का 3, दूसरा का बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, 12 का बी। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का रहा है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत है? तो वंदे मातरम जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन का गीत है? तो यहाँ पे देख लेते हैं किसका है। तो ये कब गाया गया था? ये स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था हमारा, स्वदेशी आंदोलन, तब ये वंदे मातरम जो गाया गया था ये भी एक कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ आंदोलन पूछ रहा है, तो आंदोलन हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन। 13 नंबर का डी आंसर। 14 नंबर का रहा है कि माउंट बेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण की स्वीकृति किया गया था। ये कब किया गया था? कि भारत को क्या है? विभाजन कर देना है और पाकिस्तान का निर्माण करना है। तो ये किस बैठक में किया गया था? तो ये किया गया था 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना जब बैठी थी पहली बार में, उसी समय इसका निर्माण किया गया था। तो 14 का आपका 15 नंबर का रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो राष्ट्रपति जो है न तो लोकसभा का अंग होता है न राज्यसभा का अंग होता है, लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अगर लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री के परमिशन पे ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 15 का बी आंसर हो जाएगा। आइए अगला है 16 नंबर। 16 नंबर हमारा कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था। 16 का ए आंसर। 17 नंबर देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग आप देखिएगा 3 जो है वो आपका विधायी संबंधी से है, और अध्याय 1 अर्थात आर्टिकल 1 जो है वो भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात संघ और राज्य क्षेत्र आपका अनुच्छेद 1 में है। 17 नंबर का सी। अगला नंबर 18 नंबर है। दोस्तों जो भी 1275 की वैकेंसी भर रखे हैं फॉर्म या भरने वाले हैं, अभी डेट आपका है, इसका लास्ट डेट आपका है 5 नवंबर तक है। तो जो भी नहीं भरे हैं वो भर दीजिए, और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन मैं आपको 20 मिनट मांगूंगा कि 20 मिनट आप इस वीडियो को देखिए और इस पर एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए कि 20 मिनट देखना है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बट उसको याद कर लेना है। मैं आपको ज़्यादा इसमें सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड बाउंस करने लगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ठमर करा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1969 में ये आपका कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर का रहा है कि निम्न आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक है। हिंदू
पेट्रियाट के संपादक थे? तो ये हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये आपका थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे 19 नंबर का बी आंसर। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किसने हिंदू भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? हिंदू भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया एवं उसने जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये आपके किए थे, किसने किया था? तो ये आपका किए थे दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने हिंदी भाषा को अपने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहले इन्होंने स्वराज शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने किए। तो आपका 20 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का रहा है कि श्रम गहन उद्योग वह है, श्रम गहन उद्योग वह है आर्थिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। 21 नंबर का सी आंसर। अगला आता है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निर्धनता का दुर्भरक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा किया या की गई थी? तो 22 नंबर का आप देखिएगा रोमर नरकस के द्वारा किया गया। किसके? रेमर नरकस के द्वारा किया गया था। 22 नंबर का बी आंसर। अगला है 23 नंबर। कहता है वेद यत्री कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है, अर्थात 23 का सी आंसर। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर कहता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को कौन दर्शाता है? तो ये आपका देखिएगा फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। 24 नंबर का ए आंसर। 25 नंबर का रहा है बुग्याल तथा प्यास घास बुग्याल तथा प्यास घास के मैदान किस प्रदेश में होते हैं? तो ये आप देखिएगा आपका उत्तराखंड जो है वहाँ पे बुग्याल और प्यास घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में। 25 नंबर का ए आंसर। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 का रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है तो किस कारण ये हो रहे हैं? आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैस भी, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ये आपका जो है ये आपका तीनों है। तो ये आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, 26 का डी। अगला है 27 नंबर। 27 नंबर का रहा है हमारा कि निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों ये कर से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। आप इस चीज़ को जो है नेगलेक्ट मत कीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको लास्ट में जब ये 5000 MCQ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आप उस चीज़ को बहुत गौर से और अच्छे से समझिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर हो रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये आप देख लेते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 में देख रहा है कि कौन कौन सा आपका है, व्यक्ति कर है, निगम कर है, सेवा कर है और सीमा शुल्क है। तो ये तीनों है। तो लेकिन इसमें आपका मुख्य रूप से जो होगा वो कौन सा होगा? तो ये आपका होगा व्यक्ति कर और निगम कर। ये दोनों आपका हो सकता है। 1 और 2 आंसर है, तो 1 और 2 अर्थात बी आंसर। 27 नंबर का बी आंसर है। अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है वह आपका दिया है वो आपका हैकेल ने दिया है। पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल ने दिया है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया वो टांसले ने दिया है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 28 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल्स को, और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट में भी करके हमें बता सकते हैं। चलिए 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में किस एक की ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में कह रहा है कि किस एक की ध्वनि जो होती है, ध्वनि की चाल जो होती है वह सबसे अधिक होती है? तो ठोस में जो होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। ठोस में ध्वनि का चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और इसमें ठोस आप देखिएगा क्या, लकड़ी जो है वह इसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। 29 नंबर का डी आंसर। अगला पूछ रहा है 30 नंबर। 30 नंबर का रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो आपका अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। 30 का सी आंसर। अगला देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? कर रहा है निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वह कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? आप इस चीज़ को देखिए तो थैलेफाइटा जो है वह सबसे बड़ा समूह है। थैलेफाइटा पादप जगत के लिए।
अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर का रहा ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा कहता हूँ हमेशा उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है आपका पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ये होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, या तो पहले तृतीय या तो प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय। चलिए 32 नंबर का बी आंसर। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर का रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित ये इसमें देख लीजिएगा आप, जो है एक आपका गलती इसमें है, सब सुमेलित है, एक गलत आपका है। तो इस चीज़ को आप ढूंढना है हमें कौन सा गलत है। 33 नंबर है। और 33 नंबर का देखते हैं कि खाद जो है वो खाद किससे संबंधित, तो हरित क्रांति से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। दूध क्रांति को श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति से संबंधित, ये सही है। और एक नाम इसको और हम बोलते हैं मिल्क से रिलेटेड कुछ हम बोलते हैं, इसका ध्यान नहीं है मुझे, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दूध क्रांति हो गया किससे, श्वेत क्रांति से। अगला है उद्यान। उद्यान जो है सुनहरी, उद्यान का बोलते हैं उर्वरक, वो सुनहरी क्रांति से संबंधित है। और कहता है कुक्टुकुट जो है भूरी क्रांति से नहीं है, ये आपका गलत आपका है। डी आंसर जो है आपका यहाँ पे सही होगा, लेकिन ये मिलान गलत आपका है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो 33 नंबर का डी हो जाएगा। अगला आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर का रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है, फिर किस में है, फिर किस में है, तो घटते क्रम में पूछ रहा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो आपका किस में है, तो ये आप देखिएगा केरल है, पहले केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। यहाँ पे 1000 से प्लस है, 1014-15 के आसपास यहाँ पे महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर ही 114-15 महिलाएं हैं। तो आपका केरल जो देखिए वो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 35 नंबर का रहा है कि ये भी सूची सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो सूची सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं इसमें कहता है कि तिलैया परियोजना है। तिलैया परियोजना जो है वह आपका किस नदी पे है, तो तिलैया परियोजना जो आपका किस नदी पे है, तो तिलैया परियोजना आपका है वो किस नदी पर है, तो तिलैया परियोजना है आपका, ये देखिएगा बराक नदी पर ही। तिलैया परियोजना किस पे है, तो बराक नदी पर ही है। एक बार मैं सही कर लेता हूँ इसको, हाँ तिलैया परियोजना किस पे है, तो बराक नदी पर ही है। आपका आता है पंचेत बांध। पंचेत बांध जो है वह किस पे है, तो पंचेत बांध जो है वह आपका जो है वो किस पे आपका है पंचेत बांध, तो पंचेत बांध आपका जो है वो आप देखिएगा यहाँ पे दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध किस पे, दामोदर नदी पे। अगला आता है वान सागर परियोजना। वान सागर परियोजना जो है वो किस पे है, सोन नदी पे है। और रंजित सागर बांध परियोजना रावी नदी पर ही है। तो आप इस चीज़ को मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 35 का डी आंसर होगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है, अर्थात लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री कौन सा, लैंडलॉक का मतलब होता है कि ये समझ लो ये एक देश है, अब इसके साइड भी देश में है, इसके साइड चारों साइड देश है, मतलब पानी वाला एरिया नहीं है, पानी जैसे समुद्र से या महासागर से टच नहीं करता है, उसी को बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो लैंडलॉक कंट्री इसमें कौन सा है, तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा लैंडलॉक कंट्री है। तो ये आप देखिएगा पराग्वे। पराग्वे आप मैप अगर देखिएगा तो पराग्वे जो है वो आपका लैंडलॉक कंट्री है। 36 का बी आंसर। अगला देखते हैं 37 नंबर। कहता है ग्रैंड कैनियंस घाटी। ग्रैंड कैनियंस घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी की धारा से बना हुआ है, तो ग्रैंड कैनियन जो है वो आपका है कोलोराडो से बना है। किससे है, कोलोराडो से। 37 नंबर का बी आंसर। अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सी समिति भारत में पंचायती राज में से संबंधित नहीं है, पंचायती राज्य से संबंधित आपका नहीं है, तो वो कौन सा भारत के राज्य है। यह आपका है दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है, जबकि अभी जो पंचायती राज्य में लागू है वो बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय पंचायत लागू है। 38 का डी आंसर है। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो निम्नलिखित में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, तो कौन सा अधिनियम है जो सिखों से रिलेटेड आपका है। तो 39 नंबर का आप यहाँ पे देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो सिखों से रिलेटेड है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में ही पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था। तो इसमें ही आपका 39 का सी आंसर है। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है कि
संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संविधान सभा का कौन सा ऐसा समितियां थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं किए थे? तो किस पे नहीं किए थे? तो प्रांतीय संविधान समिति जो है वह नहीं किए थे। 40 का सी आंसर। अगला है 41 नंबर, कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सज़ा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो किस अधिनियम में किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में बेसिकली किया गया है? तो ये आपका बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में किया गया है। 41 का ए आंसर। 42 नंबर देखते हैं, कहता है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लव जो हमेशा वो क्रिकेट से संबंधित है। लव जो है किससे है? लॉस टेनिस से संबंधित है, नोटा क्रिकेट टेनिस से संबंधित है। तो आपका 42 का ए आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखिएगा, 43 नंबर कह रहा है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण क्षेत्रों में दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण क्षेत्रों में दिया जाता है। 43 का सी। अगला देखते हैं 44 नंबर। 44 कह रहा है किस भारतीय भाषा को टाइलियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को कहा जाता है? तो ये आपका तेलुगु भाषा को टाइलियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 44 का सी आंसर। 45 नंबर देखते हैं, कहता है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ में जो बुद्ध का धामेक स्तूप जो निर्माण हुआ है वह किस काल में हुआ है? तो ये आप देखेंगे मौर्य काल में हुआ है। 46 नंबर देखते हैं। 46 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अधिनियम से संबंधित है? चंद्रगुप्त जो थे वो बंगाल पर विजय प्राप्त किए थे, वो किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये आपका 46 नंबर है। और इसमें आप देखिएगा महास्नाथ जो अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है, उसमें आपका बंगाल पर विजय किए थे उसका आपका उसमें उल्लेख किया हुआ है। 47 नंबर कह रहा है चोल एक तमिल राजवंश है। चोल कैसा है? एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? तो चोल का जो राजकीय चिन्ह है वो बाघ था। चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। 47 का बी आंसर। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर का रहा है कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा का संबंध जो है वो किससे है? आपका बौद्ध से भी है, जैन से भी है और हिंदू से भी है। तो ये आपका 48 का आप अगर देखिएगा तो इसमें आपका तीनों से है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक आपका किसका है? बौद्ध का है। और 12 से लेकर के आपका 13 से लेकर के 29 तक आपका हिंदू का है। और 29 से लेकर के जैन आपका 4 आपका जैन का है। तो 29 से लेकर 35 तक आपका जैन का है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 नंबर, कहता है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो किस आंदोलन में गांधी जी के नाम पर महात्मा जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपका जो है यह नाम जोड़ा गया था, महात्मा कह के पुकारा गया था उनको। चलिए 49 नंबर का ये 50 नंबर देखते हैं, कहता है कि भारत में मुस्लिम शासन किस शासक के आरंभ किया था? किस शासक ने आरंभ किया था मुस्लिम शासक? तो यहाँ पे आप देखिएगा मोहम्मद गौरी जो था वो आया था, भारत आया था। और उसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे जीतने के बाद, भारत में कुछ एरिया को जीतने के बाद और सोना लूट लेने के बाद वह कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पे गुलाम बना करके छोड़ दिया था कि आप लोग इसको संभालिए। तो 50 नंबर का डी आंसर होगा। उसी समय से मुस्लिम वंश का आरंभ हो चुका था। 50 का डी आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए, कहता है कि पहला पॉइंट है, कहता है गजनी साम्राज्य के संस्थापक है अल्पतगिन है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अल्पतगिन है। अल्पतगिन का पुत्र ही कौन था? मोहम्मद गजनी था, जो भारत में आया था और लूट करके भारत को चला गया था। और उसने एक अपना गुलाम छोड़ के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। मोहम्मद गजनी के समय में ही ये आक्रमण करके जीत के गया था गजनी ने। आइए, दूसरा पॉइंट कर रहा है मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी जो था सुल्तान की गद्दी या सुल्तान का उपाधि जो धारण किया सबसे पहले मुग़लों में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी था। कहता है मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उतबी रहते थे। ये उनके दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
इन्होंने 1000 से लेकर के ये आपका 1025 तक 1025 तक इन्होंने इसके बीच में गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था किस पे, भारत पे। और लास्ट जो आक्रमण किया था वो जो गुजरात में आपका सोन मंदिर है उसको लूट करके चला गया था। चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट कहता है कि इसने पहला आक्रमण किया था कब, 1000 ईस्वी में किया था और 1027 में अंतिम आक्रमण इनका रहा था। अगला पॉइंट है कहता है कि इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूट को लेकर चला गया था, ये मैंने पहले बता दिया। कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया था। दूसरा आक्रमण उन्होंने 1178 ईस्वी में किया था गुजरात पर, और यह समय शासक भीम द्वितीय का शासक चल रहा था। अगला पॉइंट इसमें कर रहा है कि युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ। द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में हुआ है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जीत गया। दोस्तों यहाँ पे जो द्वितीय युद्ध हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। वो कैसे होता है नहीं होता उसका एक वीडियो हम अलग से क्लिप बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो जयचंद की बेटी से विवाह कर लेते हैं। अब विवाह करने के बाद वो इसकी जयचंद की बेटी को लेकर के पृथ्वीराज चौहान लेकर के चले जाते हैं। उसी बीच में क्या होता है, जयचंद जो है वो गौरी से जाकर के मिल जाता है। अब मिलने के बाद षड्यंत्र रचता है और पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे मार दिया जाता है, धोखा दे करके या युद्ध में इसको हरा दिया जाता है। और फिर 1994 में चंदवार का युद्ध हुआ था जिसमें गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें गौरी जीत गया, जयचंद की हार होगी, इसलिए उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। अगला अभिलेख पूछ रहा है। अभिलेख में कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक ने बनाया था, तो कलिंग नरेश खारवेल ने बनाया था। कहता है जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनाया था, रुद्र दामन ने बनाया था। कहता है एहोल अभिलेख किसने बनाया था, पुलकेशिन द्वितीय। आप बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो उस युद्ध को किस नाम से जाने जाते हैं, आप कमेंट में हमें इसका आंसर दे दीजिए। कहता है मंदसौर अभिलेख जो है नरेश यशोवर्धन ने बनाया था मंदसौर अभिलेख। कहता है नासिक अभिलेख गौतमी बल्लवी ने बनाया था। कहता है भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंद गुप्त ने बनवाया था। तो ये आपका हमने कुछ अभिलेख करवा दिए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला सेट जो हम लोग शुरू करेंगे वो सेट नंबर 14 शुरू करेंगे। तो आप लोग 14 सेट के लिए भी तैयार रहिए और कल इसका वीडियो भी आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।